Hello everyone, welcome to the Science Hub. Myself Shreyas Patel, and here I am back with the another video in UGC NET Forensic Science series on forensic analysis of pollen grains. So let's start with the forensic analysis of the pollen grains. Before learning about the palynology, let's see about the various pioneer and father in field of palynology. Pioneer in forensic palynology, which is Vec Bryant. Then father of Indian palynology, which is PKK Nair. And the pioneer in palynology is Gunnar Edman, who first published his research in palynology. Let's see the introduction. Before learning about the palynology, let's see what is pollen grain. Pollen grains are male gametophytes formed by seed producing plants. पोलन ग्रेन्स क्या है कि एक मेल गेमेटोफाइट्स है कि जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं. देन पैलेनोलॉजी एंड द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड स्पोर्स. ये जो पोलन ग्रेन्स हमने देखा कि जो मेल गेमेटोफाइट्स है और प्रोड्यूस करते हैं सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं पैलेनोलॉजी. सो द पैलेनोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड स्पोर्स. देन पैलेनोमॉर्फ. तो पैलेनोमॉर्फ आर लिविंग और फोसिल स्ट्रक्चर रेजिस्टेंट टू द स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सेट्रा. पैलेनोमॉर्फ क्या है? लिविंग हो सकता है या तो फुल फोसिल स्ट्रक्चर हो सकता है विच इज रेजिस्टेंट टू द स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सेट्रा which is used to extract pollen. They include organisms such as tested amoeba, dinoflagellates, and diatoms. तो पोलन ग्रेन्स क्या है? मेल गेमेटोफाइट्स formed by seed producing plants. Palynology, the study of pollen grains and spores in spores is known as palynology. Palynomorphs कि जो living और fossil structure which is resistant to the strong acid etc. and used to extract the pollen grains. जो पैलेनोलॉजी की ये डेफिनेशन है उससे नेट में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज पैलेनोलॉजी. पैलेनोलॉजी डील्स विद व्हाट ऑफ द फॉलोइंग. सो देन लेट्स सी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन्स. सो पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन माइक्रोस्पोरेंजिया इन द मेल कॉन ऑफ द कॉनिफर और इन द एंथर ऑफ एन एंजियोस्पर्म फ्लावर. तो पोलन ग्रेन्स कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? आइदर माइक्रोस्पोरेंजिया इन द मेल कॉन ऑफ कॉनिफर और एंथर ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक फ्लावर. तो दो में से एक जगह पे वो पोलन ग्रेन फॉर्म होता है और प्रोड्यूस होता है. तो पोलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें दो टाइप्स के सेल होते हैं. पोलन ग्रेन कंप्राइजेस ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल. वन इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल एंड सेकंड वन इज जनरेटिव सेल. दो टाइप्स के सेल होते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव. तो वेजिटेटिव सेल क्या है? विच इज नॉन रिप्रोडक्टिव सेल. ये रिप्रोडक्शन करने में हेल्प नहीं करेगा और रिप्रोडक्शन इससे नहीं होगा. एंड वेजिटेटिव सेल प्रोड्यूसेस अ पोलन ट्यूब. तो इसका काम क्या है? पोलन ट्यूब को प्रोड्यूस करना. देन सेकंड सेल इज अ जनरेटिव सेल. जनरेटिव सेल जनरेटिव सेल हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, सो इट इज नॉन एज रिप्रोडक्टिव सेल. दो टाइप्स के सेल देख लिए, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल. वेजिटेटिव सेल इज नॉन रिप्रोडक्टिव सेल एंड जनरेटिव सेल इज रिप्रोडक्टिव सेल. ये है स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन. तो पोलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर उसमें वॉल टू लेयर की होती है. आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्साइन एंड इंटाइन, ये दो लेयर है वॉल ऑफ पोलन ग्रेन के. तो एक्साइन क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है. आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्साइन आउटर मोस्ट लेयर है. देन इंटाइन तो कि जो इनर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन है. अब एक्साइन के बारे में देखते हैं. तो एक्साइन इज द हार्ड आउटर लेयर विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्साइन जो हार्ड आउटर लेयर है वो किससे बना? विच इज द वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट टू द ऑर्गेनिक मटेरियल. एक्साइन का काम क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द स्पर्म्स और गेमेटोफाइट्स ड्यूरिंग द मूवमेंट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. इसको हम क्या बोलेंगे? मूवमेंट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा को पोलिनेशन. सो एक्साइन का काम क्या है कि ड्यूरिंग द पोलिनेशन इट प्रोटेक्ट्स द गेमेटोफाइट्स. देन सेकंड लेयर इज इंटाइन.
तो इंटाइन क्या है? इनर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन है। आउटर कौन सा था? एक्साइन। इनर कौन सा? इंटाइन। अब इंटाइन क्या है? थीन है एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। एक्साइन क्या था? हार्ड आउटर लेयर था और वो बना था स्पोरोपोलेनिन से। जब इंटाइन इनर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन है एंड विच इज थीन एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। और जैसे कि मैंने सेल के बारे में बताया कि दो टाइप्स के सेल होते हैं, विच इज जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस और वेजिटेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल को हमने क्या बोला था? रिप्रोडक्टिव सेल, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर। जर्म पोर्स। तो पोलन ग्रेन एक्सन हैज अ प्रोमिनेंट एपर्चर्स कॉल्ड जर्म पोर्स। अब हमने क्या देखा कि जो पोलन ग्रेन के आउटर मोस्ट जो लेयर है वो बनी थी स्पोरोपोलेनिन से, और जिसको हमने बोला था एक्साइन। तो एक्साइन में कहीं कहीं जगह प्रोमिनेंट एपर्चर है। एपर्चर मतलब स्मॉल ओपनिंग। तो एक्साइन में कहीं कहीं जगह पे स्मॉल ओपनिंग है, एपर्चर है, उसको हम बोलेंगे जर्म पोर्स। हियर द स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। Exine often bears spines or is variously sculptured. The character of the marking is often of value for identifying genus or species. अब जो एक्साइन है उस पे कहीं कहीं जगह पे स्पाइन्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं। स्पाइन्स वो हेल्प करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जीनस एंड स्पीसीज ऑफ दैट पोलन ग्रेन। अब ये जो स्पाइन्स है वो आउटर लेयर पे होते हैं। अगर इसकी लेंथ कम है, लेस देन 1 माइक्रोन से, तो उस पोलन ग्रेन्स को हम बोलेंगे स्पाइन्यूलस। क्या? जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन है उस पे जो स्पाइन्स है उसकी लेंथ कम है 1 माइक्रोन से, तो उसको हम बोलेंगे स्पाइन्यूलस। एंड द साइज ऑफ पोलन ग्रेन्स come in wide variety of shapes, size and surface markings which are characteristics of different species. हर एक स्पीसीज में शेप अलग होगा, साइज अलग होगा एंड सरफेस मार्किंग अलग होगा, जिससे हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो पोलन एपर्चर हमने देख लिया कि जिसको हमने बोला था जर्म पोर्स। जर्म पोर्स को ही क्या बोलेंगे? पोलन एपर्चर। क्या है? थीनिंग ऑफ एक्साइन और सिग्निफिकेंस रिडक्शन इन एक्साइन थिकनेस और एपर्चर। दे अलाउ श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग ऑफ द ग्रेन। अब पोलन एपर्चर का भी एक रोल है, क्या करेंगे वो? दे अलाउ श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग ऑफ द ग्रेन कॉज्ड बाय द चेंजेस इन मॉइस्चर कंटेंट। अब मॉइस्चर कंटेंट में जब चेंजेस आएगा तो उस हिसाब से ये पोलन एपर्चर पोलन ग्रेन्स को श्रिंक और स्वेल करने में हेल्प करेंगे। देन पोलन ग्रेन्स हुज सरफेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एपर्चर आर नोन एज एपर्चरेट। अब हमने जो स्ट्रक्चर देखा था पोलन ग्रेन्स का, उसमें कैसा था कि एपर्चर था, यहाँ पे ये यहाँ पे ये एपर्चर था, तो इसको हम बोलेंगे एपर्चरेट। अगर पोलन ग्रेन का सरफेस ऐसा है कि जहां पे एपर्चर नहीं है, सपोज कि यहाँ पे एपर्चर नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे इन एपर्चरेट। दो है, एपर्चरेट एंड इन एपर्चरेट। अगर पोलन ग्रेन का सरफेस शो करता है प्रेजेंस ऑफ एपर्चर, तो उसको हम बोलेंगे एपर्चरेट। एंड पोलन ग्रेन्स हुज सरफेस डजंट हैव एनी एपर्चर, उसको हम बोलेंगे इन एपर्चरेट। तो एपर्चरेट की भी दो टाइप्स है। फर्स्ट वन इज इलोंगेटेड एपर्चर्स एंड सेकंड इज सर्कुलर एपर्चर। तो इलोंगेटेड एपर्चर्स उसको हम बोलेंगे फ्यूरोज। तो उसमें भी दो है, कॉल्पाई विच इज वर्टिकल एंड सल्काई विच इज हॉरिजॉन्टल। इलोंगेटेड एपर्चर्स क्या है? उसको हम बोलेंगे फ्यूरोज, एंड उसमें दो होते हैं, कॉल्पाई विच इज वर्टिकल इन नेचर एंड सल्काई विच इज हॉरिजॉन्टल। देन सेकंड इज सर्कुलर एपर्चर और पोर्स। सर्कुलर एपर्चर्स को हम बोलेंगे पोर्स। एपर्चर दैट आर सर्कुलर इन। अब पोलिनेशन। तो पोलिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन रिलीज फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल इज कॉल्ड पोलिनेशन। क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन विच इज रिलीज फ्रॉम द एंथर एंड ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अ कार्पेल, उसको हम बोलेंगे पोलिनेशन। तो पोलिनेशन कई तरह के हो सकते हैं, पोलिनेशन बाय एनिमल्स, पोलिनेशन बाय विंड और सेल्फ पोलिनेशन। So in most plants, the transfer is brought about between the anthers of one plant and the stigma of another by the action of wind or an animal, which is called cross pollination. Some plants are self pollinated. तो self pollinated ऐसे plants है कि जिसको
पोलिनेशन के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती। द डिफरेंट mechanism is reflected in the quantity and morphology of the pollen grains, and this is in turn affects their usefulness as a forensic indicator. तो पहला है पोलिनेशन बाय विंड। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स थ्रू द विंड इज कॉल्ड एनिमोफिली। एनिमोफिली क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स थ्रू द विंड। नॉर्मली इन दिस टाइप ऑफ प्लांट्स फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल। अब एनिमोफिली जो करते हैं पोलिनेशन, उसमें फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल। अब एनिमोफिलिस प्लांट्स रिलीज इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन। वो प्रोड्यूस करते हैं इनॉर्मस अमाउंट ऑफ द पोलन, owing to the low chances of any individual grain reaching to its target. The pollen of wind-pollinated plants and spores of some ferns are formed in such huge amount that any object within general area will contaminate with what is sometimes called pollen rain. Pollens are small in size and light and dry. अब small in size होगा, light होगा, तो ही तो वो wind से transfer हो पाएगा। तो उसके example है maize, coconut and cannabis sativa. Then second is pollination by animal. तो pollination done by animals is known as zoophily, and if it is done by the insects तो उसको हम बोलेंगे entomophily. तो zoophilous plants tend to produce a fewer pollen grains compared to the anemophilous plant because it is a less of a random process, because they are produced in small numbers and not released into atmosphere. अब क्या है कि वो स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होते। Zoophilus pollen tend to fall close to the parent plant or to be transferred onto the clothing, etc. as a result of direct contact. अब Zoophilus pollen क्या है कि वो जो पेरेंट प्लांट है उसके नजदीक में ही गिरेंगे एंड वो इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, सच एज ट्रांसफर्ड ऑन द क्लोथ. The zoophilus pollen profile of a soil or a forensic sample is therefore a good indication of the plant species composition at a particular locality. अब मैंने क्या बोला कि zoophilus पोलन है वो अपने पेरेंट प्लांट के नजदीक में ही गिरती है। तो अगर वो सॉइल सैंपल में हमें मिलता है पोलन ग्रेन, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि नजदीक में ये प्लांट होगा, उसका मतलब कि वो पर्टिकुलर लोकेलिटी में ये प्लांट और ये स्पीसीज प्रेजेंट है। पोलन एज अ फॉरेंसिक इंडिकेटर। तो क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? तो कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्मॉल साइज, एबंडेंस, वाइड वैरायटी ऑफ साइज एंड शेप मेक्स इट simple to obtain a statistically valid sample from a very small amount of material. Example है 1 centimeter cube of a soil. 1 centimeter cube of a soil is often sufficient, and smaller sample size can still be useful. Then many types of pollens are resistant to decay. अब फॉरेंसिक एनालिसिस में क्या होता है कि अगर हम एविडेंस को स्टोर करके रखो और उसके बाद में एनालाइज करेंगे तो उसमें वो सैंपल डिकम्पोज हो जाता है, डीके हो जाता है। तो मेनी टाइप्स ऑफ पोलन्स आर रेजिस्टेंट टू डीके, जो डिकम्पोज नहीं होगी एंड विल लास्ट फॉर इयर्स इवन अंडर डम्प कंडीशन, कि जो सालों तक टकी रहेगी। सम प्लांट्स आर रेयर एंड और हैव अ रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर हैबिटेट और अ कंट्री। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिसका डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्टेड है और वो स्पेसिफिक लोकेलिटी, हैबिटेट, कंट्री में ही पाए जाते हैं। तो देयरफॉर आइडेंटिफाइंग देयर पोलन कैन प्रोवाइड रिलायबल हैबिटेट, जियोग्राफिकल लोकेशन। एग्जांपल में दो तो कैनाबिस सटाइवा, कि जो सब जगह पे नहीं पाए जाते। अगर सैंपल में कैनाबिस सटाइवा का पोलन मिला है तो उसका मतलब है कि वो एरिया में कैनाबिस सटाइवा प्रेजेंट है। अब एडवांटेजेस तो हमने देख ले, डिसएडवांटेजेस पे पोलन एज अ फॉरेंसिक इंडिकेटर। द फर्स्ट वन इज टेक्सोनोमिक रिजोल्यूशन। तो टेक्सोनोमिक रिजोल्यूशन मतलब क्लासिफिकेशन। So taxonomic resolution is often limited, and it is impossible to identify the pollen of some plant to species levels. Second is the pollen of some plants decomposes faster than the other. अब कुछ plants के pollen ऐसे हैं कि जो decomposes हो जाते हैं जल्दी as compared to others. तो एग्जाम्पल है उसका pollen of oak decomposes faster than the lime. अब oak का जो pollen है वो lime से faster decompose हो जाता है।
Third is plant species vary enormously in the amount of pollen they produce and the extent to which this is dispersed over the surrounding area. अब हर एक प्लांट स्पीसीज है वो अमाउंट प्रोड्यूस करेंगे, इनॉर्मस अमाउंट प्रोड्यूस करेंगे पोलन का, कि जो वेरी करेगा और वो डिस्पर्स होगा ओवर द सराउंडिंग एरिया. Fourth is after landing, pollen may be redistributed within and between the habitats by variety of factors. अब ऐसा भी हो सकता है कि एक जगह पे पोलन आ गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो वहां पे दूसरी जगह भी ट्रांसफर हो सकता है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स सच एज फ्लडिंग एंड डिगिंग एक्सेट्रा. The fifth is the pollen profile on a forensic sample such as the sole of a shoe could represent the cumulative represent deposition from many different locations. इसका एग्जांपल मैं बताता हूं आपको. दो प्लेसेस है ए एंड बी. ए प्लेस पे सपोज कि कोई प्लांट है, उसका पोलन ग्रेन को हम ले लेते हैं एक्स एंड बी पे है वाई. अब ये कोई पोजीशन लेते हैं एक्स वाई जेड. एक्स वाई जेड क्या करता है, ए जगह पे जाता है, वहां से उसके सॉल में आ गया है, शूज के सॉल में पोलन ग्रेन एक्स, वहां से हो जाता है बी प्लेस पे और वहां पे से आ गया है वाई. तो अगर वो कोई जगह पे जाता है, सपोज कि डी प्लेस पे जाता है, तो वहां से हमें कलेक्ट करते हैं सैंपल, तो उसके शूज में मिलता है एक्स एंड वाई दोनों. कलेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड अदर पोलैनम ऑफ एविडेंस. बिकॉज pollen and other pollen are easily transferred, contamination of forensic samples need to be rigorously guarded against. Extreme care should be taken in the laboratory to avoid cross-contamination. And analysis should ideally take place in semi-sealed room with all windows and doors. The sample container should be open and processed within only a laminar flow. Pollen may be recovered from the both within and on the outer surface of the body and any other object. तो विद इन बॉडी में कैसे हो सकता है कि अब जो हमारा नेजल पैसे होता है उसमें होते हैं हेयर, तो वो क्या करेंगे, डस्ट या कुछ भी और जो पर्टिकुलेट मैटर है उसको जाने से रोकेंगे. तो ये जो नेजल पासवे के जो हेयर्स है उससे हमें एविडेंस मिल सकते हैं. Therefore, nasal washing can yield not only pollen but also fibers, dust particles that can also provide evidence. Pollen can also be extracted from the stomach and other parts of the GIT. विद इन बॉडी में कहां से मिल सकते हैं, या तो नेजल पैसेज से मिल सकते हैं, स्टमक से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या तो अदर पार्ट सच एज GIT से भी हमें मिल सकते हैं. देन द सेकंड इज आउटर बॉडी सरफेस. तो हेयर इज जनरली ऑयली, स्टिकी बिकॉज ऑफ द सीबेसियस ग्लैंड. तो हमारे जो हेड है तो वो स्टिकी होते हैं एंड ऑयली होते हैं बिकॉज ऑफ द सीबम ग्लैंड. सो देयर इज अ चांस दैट पोलन ग्रेन स्टिक ऑन द हेयर. सो इट इज अ गुड सोर्स ऑफ अ पोलन ग्रेन. सेकंड इज अंडरनीथ द फिंगरनेल इज ऑल्सो अ गुड सोर्स. फिंगरनेल्स में भी कई बार हम कलेक्ट कर सकते हैं पोलन ग्रेन्स. अदर सोर्सेज भी हो सकते हैं कि सच एज क्लोथ. कि क्लोथ कैसे हो सकते हैं कि कॉटन हो सकते हैं और सिंथेटिक. तो सिंथेटिक क्लोथ जो होते हैं वो स्टिकी इन नेचर होते हैं कि जहां पे इजीली pollen can stick. So clothes can be a good source to collect the pollen. We can also collect pollen from the footwear. जैसे मैंने एग्जांपल दिया वो footwears have some unique grip patterns. There is a chance to have some pollen with mud under footwear. Then vehicle is also a resource for a pollen. The seats, foot mats, wheel arches, air filters are a good place to search for a pollen in vehicle. अब हमने कलेक्ट तो कर लिया pollen grains and pollen of evidence को, but for the forensic examination we know that there is a necessary to have a control pollen sample or a comparator pollen sample so that we can compare the suspected pollen with that and estimate the locality. When collecting control samples, it is important to also make a vegetation survey of the locality at the same time.
अब हमने कलेक्ट तो कर लिया पोलन ग्रेन्स और पोलन एविडेंस को, अब उसको पैकेजिंग कैसे करेंगे? तो पैकेजिंग के लिए डबल बैगिंग करनी है हमें। तो क्या करना है, सील्ड कंटेनर में हमें पोलन ग्रेन्स को स्टोर करना है और उसको हमें जीप लॉक प्लास्टिक बैग में ऐड करना है। सपोज कि ये सील्ड कंटेनर है, तो उसको हमने स्टोर किया है प्लास्टिक बैग में और जिप लॉक बैग में। देन दे रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ सैंपल लीकिंग और कंटामिनेट। अब ये क्या है, वो रिड्यूस करेगा रिस्क ऑफ सैंपल लीकिंग और कंटामिनेट। देन प्रिजर्वेशन ऑफ द पोलन एविडेंस। अब पोलन एविडेंस ऐसा तो नहीं है कि हमें एविडेंस मिला है और हम तुरंत उसको एनालाइज कर देंगे। अगर हमें उसको बाद में एनालाइज करना, तो उसको हम इधर फ्रीज करेंगे -20 डिग्री सेल्सियस पे और ड्राई करेंगे, ताकि उसमें बैक्टीरियल एंड फंगल ग्रोथ ना आए। प्रिजर्वेशन के लिए क्या करना है, पोलन एविडेंस को फ्रीज करना है -20 डिग्री सेल्सियस पे और उसको ड्राई करना है ताकि बैक्टीरियल एंड फंगल ग्रोथ ना आ पाए। Analysis of the pollen grains. The extension of pollen grains from soil, clothing, fingernail scraping, etc. involves the use of strong alkalis and acids. अब क्या है कि जो एनालिसिस ऑफ पोलन ग्रेन्स है उसमें हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग अल्कालिस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो उसमें अगर हमने ये यूज कर लिया तो उसके बाद हमें डीएनए ऑब्टेन करना इम्पॉसिबल। तो उसके लिए पहले हमें डीएनए आइसोलेट करना होता है, उसके बाद पोलन एनालिसिस लास्ट स्टेज होता है। सो द पोलन एनालिसिस शुड बी डन एट द लास्ट। तो उसमें स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ द सैंपल। सपोज सैंपल मिला, उसकी हमें ट्रीटमेंट करनी है हॉट 10% वेट बाय वॉल्यूम KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। अब वो क्या करेगा, डिजोल्व एनी ह्यूमिक मटेरियल एंड जनरली ब्रेकअप द सैंपल मैट्रिक्स। अब हमें सैंपल मिला है जो है कुछ भी मर्ड सैंपल या तो फिर सॉइल सैंपल की, जिसमें हमें पोलन ग्रेन्स निकालना है। तो पहले हम उसको क्या करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे हॉट 10% वेट बाय वॉल्यूम KOH से, कि जो डिसॉल्व कर देगा एनी ह्यूमिक मटेरियल्स एंड ब्रेक अप द सैंपल मैट्रिक्स। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज deflocculation. The second step is, in case of soil sample, the treatment is done with the HCl to remove the carbonate. अब soil sample से हमें निकालना पोलन ग्रेन्स, तो उसको हम ट्रीट करेंगे HCl से to remove the carbonate. Then the soil sample is treated with the HF hydrofluoric acid to remove the silica. अब soil sample में सिलिका भी हो सकता है, तो उसको भी हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ट्रीट करेंगे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से, HF से, कि जो सिलिका को रिमूव कर देगा। देन फोर्थ स्टेप इज ट्रीटमेंट डन विद द GAA। उसके बाद हम सैंपल को ट्रीट करेंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड GAA से टू रिमूव द सेल्यूलोज। अब सैंपल में सेल्यूलोज भी हो सकता है, प्लांट्स के कुछ कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो उसको हमें रिमूव करने के लिए हम उसको ट्रीट करेंगे GAA से, ग्लेशियल एसिटिक एसिड से। और इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं एसिटाइलेशन और एसिटोलाइसिस। 4 स्टेप हो गए। उसके बाद है ब्लीचिंग एजेंट। अब ब्लीचिंग एजेंट का काम क्या है, टू रिमूव द लिग्निन एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स। अब सैंपल में अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी हो सकते हैं, तो उसको भी हमें रिमूव करना है ताकि वो इंटरफेयर ना करे। तो उसके लिए हम यूज करेंगे ब्लीचिंग एजेंट। अब ये जो सारी ट्रीटमेंट हो गई, उसके बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर प्रोसेसिंग इज कंप्लीटेड द पोलन स्टेन यूजिंग 0.1% बेसिक फ्यूसिन और 5.5% सेफेरिन एंड माउंटेड ऑनटू द ग्लास माइक्रोस्कोपिक स्लाइड। अब ये जो हमने ट्रीटमेंट कर दिया सैंपल के, उसके बाद हमें जो पोलन ग्रेन्स आइसोलेट हुए हैं उसको हम स्टेन करेंगे यूजिंग 0.1% बेसिक फ्यूसिन और 0.5% सेफ्रेनिन ऑन द ग्लास स्लाइड। तो ये हमने देख लिया फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ द पोलन ग्रेन्स। तो उससे कई बार नेट में क्वेश्चंस आए हैं। तो अब हम देखते हैं PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन द फॉरेंसिक पेलेनोलॉजी और फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ द पोलन ग्रेन्स। तो जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया था पेलेनोलॉजी, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉरेंसिक पेलेनोलॉजी। तो सीड्स वो नहीं आ सकता, स्पोर्स हाँ हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, पोलन हाँ जिसके नाम से पेलेनोलॉजी पढ़ा, और पिस्टिल्स जो नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोपोलर पोलन ग्रेन्स हैव आइडेंटिकल व्हाट। तो आइसोपोलर पोलन ग्रेन्स से क्या आइडेंटिकल होते हैं? तो ये क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं एक आपको टॉपिक बताऊं, पोलन। अब जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसमें दो टाइप के पोल्स होते हैं। पहला होता है प्रोक्सिमल एंड दूसरा होता है डिस्टल।
प्रोक्सिमल मतलब नियर और टूवर्ड। प्रोक्सिमल फेस विच इज नियरेस्ट और टूवर्ड, और डिस्टल फेस होता है कि अपोजिट और डिस्टल। तो ये है, दो पोल्स होते हैं, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल, और उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल फेस एंड डिस्टल फेस। तो आइसोपोलर पोलन ग्रेन्स में क्या होगा? आइसो, आइसो मतलब सेम, तो सेम पोलन ग्रेन्स है, तो उसमें क्या होगा कि प्रोक्सिमल फेस एंड डिस्टल फेस सेम होगा। तो प्रोक्सिमल पोल एंड डिस्टल पोल सेम होगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो प्रोक्सिमल पोल एंड डिस्टल पोल ए एंड सी आइडेंटिकल होते हैं, तो करेक्ट आंसर इज टू, ए एंड सी। तो उसी कॉन्सेप्ट में आपको मैं दो तीन टर्मिनोलॉजी बताता हूँ। फर्स्ट है heteropolar, second is isopolar, third is cryptopolar, तो हेटेरोपोलर में क्या होता है? प्रोक्सिमल एंड डिस्टल डिफरेंट होते हैं। आइसो में सेम, आइसो में जैसे मैंने बताया सेम होते हैं। एंड क्रिप्टोपोलर में दोनों प्रेजेंट तो होते हैं, बट वी कैन नॉट डिफरेंशिएट इट, डिफरेंशिएट देम। क्या है हेटेरोपोलर की, जिसमें प्रोक्सिमल एंड डिस्टल पोल्स डिफरेंट होते हैं, आइसोपोलर में सेम होते हैं। क्रिप्टोपोलर में प्रेजेंट दोनों होते हैं, लेकिन वी कैन नॉट डिफरेंशिएट देम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्ड आउटर रेल ऑफ द पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखा था, एक आउटर लेयर होता है और एक इनर लेयर होता है। तो आउटर लेयर पे जो स्पाइन्स होते हैं, एग्जैक्ट उसको हम बोलते हैं एक्साइन लेयर। तो वो किससे बना होता है? तो द करेक्ट आंसर इज द स्पोरोपोलेनिन। कि हमने देखा था कि आउटर लेयर जो एक्साइन है वो बना होता है स्पोरोपोलेनिन से, कि जो जर्म पोर्स को और जो मेल गेमिन कि जो प्रोटेक्ट करता है गेमेटोफाइट्स को ड्यूरिंग द पोलिनेशन। अब जो इनर लेयर होता है वो किससे बना होता है? इंटाइन, इंटाइन बना होता है पेक्टिन से एंड सेल्यूलोज से। आउटर किससे बना होता है? एक्साइन स्पोरोपोलेनिन से, और इनर इंटाइन लेयर बना होता है पेक्टिन एंड सेल्यूलोज से। हाँ, अभी ये क्वेश्चन आया है, फॉरेंसिक पेनोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ व्हाट। उसका आंसर आएगा पोलेंस। एंड यू विल गेट द मटेरियल ऑफ दिस topic in the description box below. If you like my video, please hit the like button, comment and share with other viewers, and subscribe my channel and press the bell icon for the notification. Thank you.